बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। मैंने कोठड़ी में दाखिल होते ही देखा कि अमजाद मौजूद है और वो अभी अभी जब्बार के लिए नाश्ता लेकर आया है। अब्दुल जब्बार की आंखें रात जगने की वजह से सुर्ख हो रही थी। कहो रात कैसी गुजरी? मैंने अब्दुल जब्बार से सवाल किया। आपकी हदायत के मुताबिक मैंने 3125 मरतबा वो अमल दोहराया, मगर इस दौरान मुझे कोई काबिल ज़िक्र वाक़या पेश नहीं आया। अब्दुल जब्बार ने कहा, अभी इब्तदा है, अमल का ये पहला दिन है। रफ्ता रफ्ता तुम अजीबो गरीब और नाकाबिल यकीन हालात से दो चार होगे, मगर मेरी नसीहत हमेशा याद रखना कि अमल के दौरान चाहे तुम कैसी ही आवाज़ें सुनो या तुम्हें चाहे जितने भयानक और खौफनाक मंजर नज़र आएँ, तुम अमल तर्क नहीं करोगे। तुम्हें नहायत मुस्तकिल मिजाजी और सब्र के साथ अपना अमल जारी रखना है। मैंने अपने तजर्बात की रोशनी में इसे बताया और वो पूरी तवज्जो और इत्मीनान से मेरी बात सुनता रहा। इसी तरह 7 दिन गुजर गए, लेकिन 8वें दिन सुबह मुझे अब्दुल जब्बार कुछ घबराया हुआ सा और परेशान दिखाई दिया। मैंने इससे वजह दरियाफ्त की तो इसने बताया कि इसने अपनी माँ को रोते हुए देखा है। इसने देखा कि कोई शख्स इसकी माँ का गला घोंट रहा है और वो मदद के लिए इसे पुकार रही है। जब्बार ने कहा कि वो अपनी माँ की चीख सुनकर अमल छोड़कर उठने ही वाला था कि किसी पुरसरार वजूद ने इसके दोनों शानों पर हाथ रखकर ज़बरदस्ती से बैठे रहने पर मजबूर कर दिया। फिर इसने मेरी सरगोशी सुनी जो इससे कह रही थी कि ये सब कुछ फ़रेब नज़र है। जब्बार से ये सुनकर मैं फ़ौरन समझ गया कि इसे ज़बरदस्ती बिठाए रहने पर मजबूर करने वाला हमजाद था और इसी ने इसे होशियार कर दिया था, वरना इसका अमल ख़त्म हो जाता और फिर नए सिरे से अमल शुरू करना पड़ता। ज़ाहिर है मेरी और हमजाद की आवाज़ कतई एक थी। चुनाचे अब्दुल जब्बार यही समझा कि वो मैं हूँ जो इसे तनबीह कर रहा हूँ। फिर वो मोहतात हो गया। कुछ देर बाद ही वो तमाम मंज़र इसकी आंखों से ओझल हो गए, इसलिए कि वो अमल पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। मैंने इसकी परेशानी कम करने के लिए और आइंदा मज़ीद मोहतात रहने की गर्ज से अपने ऊपर गुज़रे हुए तमाम वाक़यात से इसे आगाह किया कि कहीं वो हिम्मत न हार बैठे और बना बनाया खेल बिगड़ जाए। वो मेरे तजर्बात और वाक़यात सुनकर जुज़ियात और तफसील के साथ तमाम बातें इसके लिए सुनाई थी कि अगर इस तरह के वाक़यात इसे पेश आएँ जैसे मुझे पेश आ चुके थे तो वो न घबराए और अपना अमल जारी रखे। दिन भर सोना और रात भर अमल करना इसका मामूल बन चुका था। वो इस तमाम अरसे में सिवाय मेरे किसी और से नहीं मिला था। खान साहब अक्सर मुझसे इसके बारे में दरियाफ्त करते रहते कि आया वो बखैरियत और अच्छी तरह है या नहीं, इसी किस्म की तकलीफ़ या परेशानी तो नहीं इसे। खान साहब हैरान ज़रूर थे कि जब से वो आया था बहुत ही कम अपनी कोठरी से निकलते देखा गया था। स्वाय कभी कभार बैतुल खला जाने के लिए इसे किसी ने नहीं देखा। वो जब्बार से काफ़ी हद तक मुतासर थे क्योंकि मैंने इन्हें बताया था कि वो रात भर याद इलाही में मसरूफ़ रहता है और दिन भर सोता है। ऐसी सफ़ियात कोई आदमी इनकी नज़रों से आज तक नहीं गुजरा था। अब जब्बार का अमल ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए थे। इस अरसे में वाकई वो अजीबो गरीब हालात से दो चार हुआ था। अगर हमजाद इसकी मदद न कर रहा होता तो वो ना जाने अब तक कितनी बार अमल तर्क कर चुका होता और शायद कभी अपने हमजाद को काबू में न कर पाता। फिर ये कि हर रोज़ सुबह वो शाम मुझे अपनी सरगुज़श्त सुनाकर अपने ज़हन का बोझ हल्का कर लेता और मैं इसकी डारस बांधता रहता और नए सिरे से इसकी हिम्मत उद कर आती। अब किसी कदर वो अपने हमजाद को देखने के काबिल होता जा रहा था। इसका हमजाद अब आहिस्ता आहिस्ता वाज़िह होना शुरू हो गया था, जिसे पहली मर्तबा देखकर वो कुछ खौफज़दा भी हुआ था, जिसका इज़हार इसने मुझसे भी किया था। मगर कुछ देर मुझसे गुफ्तगू करने के बाद इसके दिल का खौफ ख़त्म हो गया। लेकिन अमल मुकम्मल होने से एक दिन पहले एक ऐसा हौलनाक वाक़या ज़हूर में आया कि मैं भी एकदम घबरा गया।
اس لیے کہ حمزاد کو قابو میں کرنے کے دوران میرے ساتھ ایسے واقعات پیش نہیں آیا۔ ہوا یہ کہ جب صبح عبدت جبار کی کوٹھڑی میں داخل ہوا تو میں نے اسے فرش پر پڑے ہوئے پایا۔ کوٹھڑی کے فرش پر چاروں طرف گاڑھا گاڑھا خون پھیلا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے گھبرا کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ اس کی نبض بھی بہت آہستہ چل رہی تھی اور حمزاد غائب تھا۔ میرے خیال میں یہ ناممکن تھا کہ حمزاد اس واقعے سے بے خبر رہا ہو۔ پھر اس کی غیر حاضری کی وجہ میں سوچنے لگا۔ لمحہ بہ لمحہ جبار کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ یہ کچھ کرنے کا وقت تھا، دیکھتے رہنے کا نہیں۔ میں نے احتیاطاً حمزاد کو طلب نہیں کیا کہ نہ معلوم وہ کس اہم مہم پر ہو۔ اپنے تصور کی قوت کو بروئے کار لایا تاکہ معلوم کر سکوں کہ حمزاد اس وقت کہاں ہے۔ حمزاد فوراً میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ میں آنکھیں بند کیے اس کی حرکت و سکنات دیکھتا رہا۔ وہ اس وقت ایک عطار کی دکان میں داخل ہو رہا تھا جس کے باہر تالا پڑا ہوا تھا۔ حمزاد بغیر تالا کھولے دکان کے کوڑوں میں تحلیل ہو گیا۔ پھر وہ مجھے دکان کے اندر نظر آیا۔ یہ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں عبدت جبار کی حالت غیر ہے، میرے علم میں ہے اور اسی لیے میں یہاں نظر آ رہا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں مگر میں اس وقت کم ہونے کے سبب آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک خاص دعا کی تلاش ہے، اس لیے میں ابھی چند لمحوں میں آتا ہوں، پھر آپ سے تفصیلی بات ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ میری واپسی کا انتظار کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ جبار کی زندگی ہم دونوں کے لیے بہت اہم ہو گئی ہے، اسے بہرحال زندہ رہنا ہوگا۔ میں نے محسوس کیا کہ حمزاد کی آواز میں ایک خاص قسم کا عزم تھا۔ میں نے نزاکت وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ جبار کا منہ اور ناک سے اب تک خون جاری تھا۔ میں نے اس کی ناک کے پاس ہاتھ لے جا کر یہ دیکھا کہ آیا اس کی سانس اب بھی چل رہی ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس کے سینے کا زیرو بم اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ اب وہ بمشکل بہت آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ اسی وقت حمزاد کوٹھری میں داخل ہوا اور اس نے جلدی سے کوئی مشروب جبار کے ہونٹوں پر ٹپکایا۔ پھر اس نے کوئی جڑی بوٹی اس کی ناک کے قریب کر دی۔ یہی عمل وہ بار بار دہراتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ حیرت انگیز طور پر خون کا بہاؤ کم ہوتے ہوتے بالکل بند ہو گیا۔ اس میں کم از کم 5 منٹ ضرور لگے تھے۔ پھر اس نے جبار کے چہرے کو ایک کپڑے سے صاف کیا اور اس کے جسم کو زمین سے اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر لے لیا۔ جبار کے کپڑے خون میں لت پت تھے۔ پھر حمزاد کو کچھ خیال آیا اور اس نے دوبارہ اس کے جسم کو زمین پر ڈال کر چارپائی پر بچھا ہوا بستر لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور جبار کو اٹھا کر اس پر ڈال دیا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، شکر ہے کہ یہ بچ گیا ورنہ ہماری ساری محنت رائے گاں ہو جاتی۔ کیا یہ اب خطرے کی حدود سے باہر نکل گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کسی حد تک، اگر اس پر دوبارہ حملہ نہ کیا گیا، اس لیے کہ اب اس میں دوسرا حملہ سہنے کی گنجائش نہیں ہے، حمزاد نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ حملہ؟ کیسا حملہ؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ حمزاد میرا سوال سن کر زیر لب مسکرا دیا اور بولا، کیا ماں پارا کو آپ واقعہ ہی بھول گئے؟ ماں پارا تو کیا؟ اس میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ایک دم ماں پارا کے ذکر نے مجھے حواس باختہ کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں دور تک اس کا خیال بھی نہیں تھا۔ جی ہاں، اس حملے کا تعلق ماں پارا سے ہے۔ میں حمزاد کی بات سن کر چونک پڑا۔ میری ذرا سی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنا کام کر گئی۔ اگر آج بھی میں بروقت ہوشیار نہ ہو جاتا تو اس نے عبدت جبار کو ٹھکانے ہی لگا دیا ہوتا۔ وہ ہمارے پورے منصوبے سے واقف ہو چکی ہے اور یہ جان چکی ہے کہ یہ سب اس سے ٹکر لینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح ہمیں اس کوشش میں ناکام کر دے۔ اب صرف ایک آخری رات باقی ہے۔ جبار کو ابھی کچھ دیر بعد ہوش آ جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ بے انتہا نکاہت اور کمزوری کا شکار ہو گیا ہے، لیکن اسے آج کی رات بہرحال عمل جاری رکھنا ہے اور وہ عمل جاری رکھے گا۔ حمزاد نے تفصیل کے ساتھ مجھے دوبارہ صورتحال سے آگاہ کیا، لیکن اگر اس نے بقول تمہارے جبار پر دوسرا حملہ کر دیا تو میں نے فکر مند ہو کر پوچھا، اس بات کا انحصار اس پر ہے کہ وہ اپنے حملے میں کامیاب ہوتی ہے یا ناکام۔ پہلا حملہ بے خبری میں کیا گیا مگر اب صورتحال مختلف ہے۔ اب میں پوری طرح اس کی طرف سے ہوشیار ہوں۔ اگر اس نے اب جبار کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو شاید کامیاب نہ ہو سکے۔ حمزاد نے کہا، ٹھیک ہے، ان حالات میں تم جو مناسب سمجھو کرو۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح عبدت جبار اپنا عمل مکمل کر لے تاکہ ماں پارا سے ٹکر لی جا سکے۔ اب تک میں اپنی ذلت و توہین کو نہیں بھول سکا ہوں۔
एक बार मैं इस मगरूर सरकश लड़की का सर झुका हुआ देखना चाहता हूँ, मैंने जज्बाती लहजे में कहा। आपकी इस ख्वाहिश की तकमील में अब ज्यादा वक्त नहीं, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब आप इससे अपनी एक एक शिकस्त का बदला लेंगे। हमजाद ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो जब्बार को सही सलामत देकर झुंझला जाएगी और मुमकिन है इस झुंझलाहट में वो आप पर भी कोई वार करे। इसलिए मेरी राय है कि आप अगर कल तक के लिए हिफाजती एसार में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब तो कह दो बंद है, मैंने एहतजाजन कहा। क्या तुम्हारे ख्याल में वो ऐसा करेगी? सब कुछ मुमकिन है। जब वो देखेगी कि जब्बार मेरी वजह से महफूज है और वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो वो आपकी तरफ मुतवज्जो होगी। इसलिए आपकी हिफाजत भी ज़रूरी है, हमजाद ने मुझे समझाया। वरना अगर वो रात की तरह फिर बेखबरी में कोई वार कर गई तो इस मर्तबा पछताने का मौका नहीं मिलेगा। हालात बेइंतहा खतरनाक हो चुके हैं, हमजाद ने फिक्रमंद लहजे में कहा। आखिरकार मुझे इसकी बात से मुत्तफिक होना ही पड़ा। मैं जेलर के कमरे में गया और चारपाई पर दराज होकर बज़ाहिर आराम करने लगा। हमजाद ने चारपाई के गिर्द हिसार खींच दिया और बोला, अब आप कल सुबह तक इस हिसार से बाहर कदम नहीं रखेंगे। मैं आपके तलब करने पर फौरन हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे ना बुलाएं तो ज्यादा बेहतर है, ताकि मैं पूरे तौर पर अब्दुल जब्बार की खबरगिरी कर सकूं। आपसे ज्यादा इसे मेरी जरूरत है, क्योंकि माँ पारा की पूरी तवज्जो फिलहाल इसकी तरफ है। माँ पारा की नादीदा और पुरस्कार कुत्तों के हमले से इसे बचाए रखने और इसे रात तक मुख्तलिफ अद्वियात पिलाकर इसे काबिल बनाने का वो अमल कर सके, मेरी जिम्मेदारी है। तुम एक ऐसे हिफाजती एसार अब्दुल जब्बार के गिर्द क्यों नहीं खींच देते जब तक वो अमल कर रहा है? मैं इसके गिर्द एसार नहीं खींच सकता, वहाँ पर मेरी मौजूदगी ही ज़रूरी है। हमजाद ये कहकर रुखसत हो गया। हमजाद को गए हुए न जाने कितनी देर हो गई। मैं ख्यालों में खोया हुआ आइंदा के बारे में मंसूबे बनाता रहा। न जाने कब मैंने यूं ही ख्यालों की दुनिया में खोया रहता कि खान साहब बंदे अली की चीख ने मुझे चौंका दिया। मैंने देखा कि वो कमरे के फर्श पर चित पड़ा है और इनकी आंखें हैरत तो खौफ से फटी हुई हैं। मैंने चाहा कि चारपाई से उठकर इनके करीब पहुंचूं, मगर फौरी हमजाद की बात याद आ गई कि मैं कल से पहले इस एसार से बाहर कदम ना निकालूं। मैं उठकर बैठ चुका था, मगर एसार से बाहर नहीं गया था। मैंने वहीं बैठे बैठे खान साहब को आवाज़ दी, खान साहब क्या बात है, क्या हुआ आपको? मेरी आवाज़ सुनकर जैसे इनमें जिंदगी आ गई। वो आहिस्ता से उठकर बैठ गए और मेरी तरफ खौफजदा आंखों से देखते हुए निहायत गिड़गिड़ाए हुए लहजे में बोले, मुर्शद क्या मुझसे कोई गलती हो गई? गालिबन आप तखलिए में थे, मैं अपनी गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। मैं दरअसल भूले से आपको लेटा देखकर आपके करीब आ गया था। कुछ देर आपके पाँव ही दबा दूं, मुझे माफ कर दीजिए। मुर्शिद खान साहब की बात सुनकर मैं मामले की तह को पहुंच गया। खान साहब नादस्तगी में एसार के अंदर दाखिल हो गए होंगे। जाहिर है कि सिवाय हमजाद के एसार में कौन दाखिल हो सकता था? खान साहब को यकीनन किसी पुरस्कार नादीदा कुव्वत ने एसार से बाहर उठाकर फेंक दिया। गालिबन इसीलिए वो माजरत तलब थे। हाँ, इस वक्त हम तखलिए में थे और कल तक तखलिए में ही रहेंगे। तुम इस कमरे में तो आ जा सकते हो, हमसे बात भी कर सकते हो, मगर हमारे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना तुम जान से ही जाओगे। खान साहब एक बार फिर माफी मांगने लगे। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, हमारे करीब नहीं आना चाहा था। हमने तुम्हें माफ किया। अब उठो और अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। मेरी बात सुनकर खान साहब के होश कुछ बहाल हुए और वो फर्श से उठकर कुर्सी पर बैठ गए और दफ्तरी कागजात उलट पलटने लगे। मैंने दोबारा लेटकर आंखें बंद कर ली। तमाम दिन मैं इसी एसार में रहा। शाम के वक्त अचानक मेरी नज़र हमजाद पर पड़ी। वो कमरे में दाखिल हो रहा था। वो अपने चेहरे से कुछ घबराया हुआ मालूम होता था। मैं उठकर बैठ गया और इससे पहले कि वो कुछ कहे मैंने सवाल जड़ दिया, क्या जब्बार की हालत ठीक नहीं हुई? वो कतई ठीक है, बल्कि अब तो कुछ देर बाद वो इस काबिल हो जाएगा कि अमल शुरू कर सके। हमजाद ने बताया। फिर तुम्हारे चेहरे पर से फिक्रमंदी का इजहार क्यों हो रहा है? मैंने पूछा। इसका सबब कुछ और है। हमजाद ने ठंडी सांस ली, फिर बोला, माँ पारा खिलाफे तो को एक और चल गई जब इसने देखा कि वो ना तो जब्बार को कोई नुकसान पहुंचा सकती है और ना ही आपको। इसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। हमजाद ने कहा। वो क्या? मैंने बेताबी से पूछा। आपके इल्म में है कि अभी
चंद साल कबल अंग्रेज़ों के खिलाफ मुगलिया हुकूमत की हमायत में और बख्त खां की सरकर्दगी में हिंदुस्तान के बादशाह ने जंग आज़ादी लड़ी है, जिसे अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया है। इस जंग आज़ादी में मुसलमान पेश रहे। आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर के जिला वतन होने के बावजूद अभी मुसलमानों के दिल में शोला आज़ादी पूरी तरह नहीं बुझा। सैकड़ों मुसलमानों को अंग्रेज़ों ने खुलेआम फांसी दी है, मगर अब भी अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ खुफिया ज़ेरे ज़मीन तंजीमें काम कर रही हैं, जिससे अंग्रेज़ भी पूरी तरह बाखबर हैं। हाल ही में अंग्रेज़ों के जासूसों ने ऐसी ही एक खुफिया तंजीम के कुछ अफराद को गिरफ्तार किया है। अंग्रेज़ इन पर तशद्दुद करके तंजीम के बकाया अफराद को भी गिरफ्तार करके सख्त तरीन सजाएं देना चाहते हैं, मगर अब तक इनमें से किसी एक ने भी अपने बकाया साथियों का पता नहीं बताया था, मगर आज ही इनमें से एक ने अपनी ज़ुबान खोल दी। और शायद आपको ये सुनकर तहज्जुब हो कि इस शख्स ने तंजीम के सरबराह के तौर पर आपका नाम लिया है और अब्दुल जब्बार को आपका दोस्त, आपका दस्ते रास्त बताया है, और ये भी कि आजकल आप दोनों कहाँ कैद हैं। और ये सब मापारा की पुरस्कार कुतों का नतीजा है। इसने इस शख्स को अपने असार में लेकर आप दोनों के नाम इसकी जुबान से अदा करवा दिए। इस तरह मापारा का मकसद ये है कि आला हुकाम फौरन आप दोनों की तरफ मुतवज्जो हूँ और आपको इस मामूली जेल से फौरन मिलिट्री की निगरानी में ले जाया जाए। मजिस्ट्रेट एक अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट को कत्ल किया है, इसलिए इसके बारे में तो किसी किस्म का शक व शुबा ही नहीं किया गया कि वो तंजीम का रुकन ना होगा। हाँ, आपके बारे में अजीब हालात पढ़कर वो ज़रूर हैरान हैं, क्योंकि इससे पहले आपके रिकॉर्ड में अंग्रेज़ दुश्मनी की कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन इनके लिए यही काफ़ी है कि खुफिया तंजीम के एक रुकन ने आपका नाम लिया है। हमजाद की बात सुनकर मैं भी फिक्रमंद हो गया, लेकिन इस वक्त तक भी मुझे हालात की नज़ाकत का सही इल्म नहीं था। इसलिए मैंने हमजाद से कहा, जहां हमारे इतने दुश्मन हैं वहां हुकूमत भी सही। वैसे पहले भी पुलिस और कानून की निगाह में हम कौन से सुरखरू हैं, जहां इतने इल्ज़ामात और जुर्म हम से मंसूब है। ये भी सही, हमारा प्रोग्राम यूँ भी अब कल के बाद यहाँ जेल में रहने का नहीं। हालात किस हद तक ख़राब हो चुके हैं इसका अंदाज़ा आपको गालबन पूरी तरह नहीं, वरना आप ऐसा न कहते। हमारे पास कल सुबह तक का वक्त भी नहीं है। ये वाक़या आज सुबह का है कि खुफिया तंजीम के इस रुकन ने आपका नाम लिया है। इस अहम बात की इत्तला आला हुकाम अंग्रेज़ हकाम को फ़ौरन दे दी गई और उन्होंने फौरी तौर पर बड़े अंग्रेज़ अफसर को मिलिट्री की एक बड़ी तादाद के हमरा कोल के लिए रवाना कर दिया है, ताकि आपको और अब्दुल जब्बार को इस जेल से निकालकर वो आज ही रात दिल्ली ले जाएं। इन दोनों ने यहाँ पहुँचने में अब सिर्फ आधा घंटा बाकी रह गया है। वक्त बहुत कम है, इसमें सब कुछ सोचना और करना। हमारे लिए ये मुमकिन है कि मिलिट्री के यहाँ पहुँचने से पहले फरार हो जाए, लेकिन इस सूरत में भी मापारा ही की कामयाबी है, इसलिए कि इस तरह हमजाद का अमल फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमजाद के अमल के लिए जगह और वक्त की शर्त भी है। ये अमल जिस जगह बैठकर शुरू किया जाए, रोज़ वक्त मुकर्रर पर बिला नागा इसी जगह किया जाए। दूसरी तशवीशनाक बात यह है, जब्बार के अमल के दौरान मेरा इसके पास रहना अशद ज़रूरी है, ताकि मापारा के किसी और नादीदा हरबे से जब्बार को बचाया जा सके। अगर मेरा इसके पास रहना ज़रूरी ना होता तो भी फिक्र की कोई बात नहीं थी। मिलिट्री से भुगता जा सकता था। ये कहकर हमजाद सोच में गुम हो गया और मैं भी। इस वक्त मैं और वो कमरे में तन्हा थे। मापारा के इस हरबे ने मुझे सख्त उलझन और परेशानी में मुब्तला कर दिया था। मैं बहुत देर तक मामले के हर पहलू पर गौर करता रहा और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि हालात का मुकाबला करने के अलावा और कोई चारा नहीं। आज हमजाद के अमल की आखिरी रात है। अगर किसी भी सबब जब्बार अमल जारी न रख सका तो तमाम किए दरे पर पानी फिर जाएगा। वक्त बहुत कम था, मुझे जल्द अज जल्द कोई फैसला करना था और आखिरकार मैंने फैसला कर लिया। तुम जब्बार के पास रहो, अमल हर
कीमत पर जारी रहेगा। बकाया हालात मैं संभाल लूँगा, बस तुम ज़रा खान साहब बंदे अली को मेरे पास भेज दो। मैंने हमजाद से कहा, जो आपका हुक्म। मैं किसी पुरसरार नादीदा कुव्वत से जब्बार को ज़ेर ना होने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। यकीनन आपने जो कुछ सोचा है वो ठीक है, मैं जेलर को आपके पास भेजता हूँ। ये कहकर हमजाद कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ही जेलर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने इसे अपने पास इसलिए बुलाया था कि मैं एसार से बाहर नहीं निकलना चाहता था, लेकिन मुमकिन है मापारा इस ताक में हो। आपने याद फरमाया मुर्शिद। खान साहब ने मुझसे कुछ फासले पर खड़े होकर मुतबाना कहा। मैं अभी एक बैरक के मुआयने पर था कि मुझे हजूर की सरगोशी सुनाई दी कि आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। खान साहब ये कहकर खामोश हो गए और मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। तुम्हारी वफादारी के इम्तिहान का वक्त आन पहुंचा है। तुम्हें हम सब से कितनी अकीदत है ये इसका अंदाज़ा अभी होने वाला है। मैंने खान साहब की तरफ देखते हुए कहा, हजूर अपने बंदे को कोई हुक्म तो दें। मैं हजूर पर से अपनी जान भी कुर्बान करने को हमा वक्त तैयार रहूंगा। खान साहब ने भारी और मजबूत लहजे में कहा, तो सुनो, अब से कुछ देर बाद आला अंग्रेज हकाम और मिलिट्री की बड़ी तादाद यहाँ पहुँचने वाली है। वो मुझे और तुम्हारे पीर भाई अब्दुल जब्बार को यहाँ से ले जाना चाहते हैं, लेकिन जब्बार इस वक्त चिल्ले में बैठा है। इस चिल्ले के लिए जगह और वक्त की पाबंदी